हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कोकोमो मॉडल। तो चलते हैं। और अगर आप इसको कहीं थोड़ा सा 2 मिनट या 4 मिनट की वीडियो समझ के तो आराम से खड़े हैं कि जल्दी से इसको सुन लेंगे, तो ऐसा नहीं है। ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी होने वाली है क्योंकि इसके अंदर मैं आपको कोकोमो मॉडल के बड़े डीप कंसेप्ट बताऊंगा। तो इसलिए खड़े चढ़े इसको देखने की कोशिश ना करें, बल्कि कहीं आराम से बैठ जाएं और मज़े से इस वीडियो को एंजॉय करें और पूरी वीडियो देखें। और एक कमिटमेंट मैं आपसे स्टार्ट में ही कर देता हूं कि अगर आपने ये वीडियो पूरी डिटेल में फोकस से देख ली तो मैं आपको ये श्योरिटी देता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोकोमो मॉडल को लेकर किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। चाहे आपने एग्ज़ाम में कोकोमो मॉडल का क्वेश्चन सॉल्व करना हो तब भी आपको टेंशन नहीं होगी, चाहे आपने इंटरव्यू में कोकोमो मॉडल के रेलेवेंट कुछ जवाब देना हो तब भी आपको कोई टेंशन नहीं होगी। इन केस अगर आपने इस वीडियो को सही तरीके से मुकम्मल तौर पे देख लिया तो आज के बाद आपको कोकोमो मॉडल को लेकर कोई भी सर्चिंग नहीं करनी पड़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोकोमो मॉडल क्या होता है। जो कोकोमो मॉडल है ये इसका मतलब है कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल। कंस्ट्रक्टिव का स्टार्ट का CO लिया गया, कॉस्ट का CO लिया गया, मॉडल का MO लिया गया, जिससे COMO यानी कि कोकोमो बन गया। अच्छा, जो मेन चीज़ें हैं स्लाइड के ऊपर सारी लिखी हुई हैं, मैं आपको अपनी सिंपल लैंग्वेज में बताता चला जाऊंगा और आपने जो मेन डेफिनेशंस हैं वो आप स्लाइड के ऊपर से देखते चले जाएं। कोकोमो मॉडल क्या होता है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं। कोकोमो मॉडल ये होता है कि आप जब कोई प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं तो आपने उसकी कॉस्ट एस्टिमेट करनी होती है। तो उसकी कॉस्ट एस्टिमेशन के लिए एक मॉडल दिया गया है कि आप किसी भी प्रोजेक्ट की कॉस्ट एस्टिमेट कर सकते हैं। तो अब ये कॉस्ट एस्टिमेट कैसे करेगा? क्या ये इस तरीके से काम करेगा कि मैं इसको बता दूं कि जी मैंने एक PHP लैंग्वेज को यूज़ करके लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है, तो मुझे बताओ कितनी कॉस्ट आएगी। तो आगे से मुझे बता देगा जी आपने अगर लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बनवाना है तो चलें इसकी हम कॉस्ट $150 ले लें आप क्लाइंट से। ऐसा होगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो फिर ये कैसे काम करेगा? ये कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल जो है ये किसी प्रोजेक्ट के लिए कैसे हमें कॉस्ट एस्टिमेट करके देगा। तो अब मैं उसके लिए आपसे 2 सवाल पूछता हूँ, उसी के अंदर से आपको इस बात का जवाब मिल जाएगा। फ़र्ज़ करें आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और आपके पास एक क्लाइंट आता है और वो आपसे जो सॉफ्टवेयर बनवाना चाह रहा है वो बताता है कि जी उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स बताता है और आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ये सॉफ्टवेयर कम से कम 2 साल के अरसे में तैयार होगा। 2 साल इस पे काम करना पड़ेगा और इस सॉफ्टवेयर पे काम करने के लिए आपको जनाब तकरीबन 100 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की टीम की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप इसकी ये एक आपके पास रिक्वायरमेंट हो गई, आपको पता चल गया कि जी जो इस बंदे ने मुझे रिक्वायरमेंट्स बताई हैं इस सॉफ्टवेयर को बनाने में 2 साल लगेंगे और मुझे 100 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स रिक्वायर्ड हैं इस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए। तो क्या आप इस सॉफ्टवेयर की कॉस्ट उसको 10,000 रुपये बताएंगे? नहीं बताएंगे। क्यों? अच्छा, इसको यहीं पे पेंडिंग रखें। अब दूसरा क्वेश्चन है मेरे आपसे, वो ये है कि एक छोटी सी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसको बनाने में आपके चंद घंटे लगेंगे, 1 घंटा 2 घंटे या चलो 4 घंटे, और आप जो है उसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स नहीं चाहिए, आप बस अकेले अपना लैपटॉप खोल के बैठेंगे और उसको बना लेंगे। और आप इस सॉफ्टवेयर के लिए क्या अपने क्लाइंट से 1 लाख रुपया मांगेंगे? नहीं। क्यों? अब इन दोनों क्वेश्चंस के क्यों पे आ जाते हैं। तो बात ऐसी है कि देखें, किसी वजह से पॉसिबल है ही नहीं कि जिस सॉफ्टवेयर को बनाने के अंदर 2 साल लग रहे हों और जिस सॉफ्टवेयर को बनाने में 100 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स काम कर रहे हो उसकी फ़ीस सिर्फ 10,000 रुपये हो। और किसी तरीके से ये मुमकिन है ही नहीं कि जो सॉफ्टवेयर कुछ घंटों में तैयार हो जाए उसकी फ़ीस 1 लाख रुपया हो। क्यों नहीं है? क्योंकि फ़ीस डिपेंड करती है इस चीज़ पर कि उस सॉफ्टवेयर को बनाने में टाइम कितना लग रहा है और उस सॉफ्टवेयर को बनाने के अंदर आपके कितने सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स इन्वॉल्व हैं, आपकी टीम कितनी बड़ी है। इन चीज़ों पे आपकी सॉफ्टवेयर की कॉस्ट डिपेंड करती है। ऐसा ही है। तो ये कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल इसी तरीके से काम करता है। आप इसको लाइंस ऑफ कोड देते हैं, जो आपने पूरा सॉफ्टवेयर बनाया है या फिर आप बनाएंगे तो उसके लिए एक एस्टिमेटेड लाइन ऑफ कोड होता है कि इस सॉफ्टवेयर को कितनी लाइंस ऑफ कोड आप इसमें लिख सकते हैं। उन लाइंस ऑफ कोड की बेस पे ये आपको ये एस्टिमेट लगा कर देगा कि ये
जो आपका सॉफ्टवेयर है कितने मंथ्स में तैयार हो जाएगा और इस पे कितने मेंबर्स काम करेंगे, आपके टीम मेंबर्स। जब आपको ये पता चल जाए कि आपका सॉफ्टवेयर कितने अरसे में बनेगा और उसकी कितने टीम मेंबर्स पे काम करेंगे, तो फिर आपको ये बात भी अपने तौर पे पता होती है कि जो टीम मेंबर है उसको मैं 1 मंथ का कितना पे कर रहा हूँ, ठीक है। और आपके जो बाकी टूल्स वगैरह इस्तेमाल होंगे वो किस लिहाज से होंगे, तो आप उसके लिहाज से फिर कॉस्ट निकाल लेते हो, ये बात होती है। अच्छा, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई कि कोकोमो मॉडल कॉस्ट एस्टिमेशन कैसे करता है। ऐसे करता है कि ये आपको ये बता देता है कि अगर 1000 लाइन्स ऑफ कोड है तो उसको प्रोग्राम करने के लिए कितने प्रोग्रामर्स चाहिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स चाहिए, और इसको पूरा बनाने के अंदर कितने मंथ लगेंगे। जब आपको ये 2 चीज़ें मिल जाती हैं तो आप उस हिसाब से कॉस्ट निकाल लेते हो कि अगर 4 मंथ लगेंगे तो मुझे अपने 4 प्रोग्रामर्स की 4 मंथ की सैलरी देनी पड़ेगी, तो मेरी इतनी सैलरी बन जाएगी। और इतने मंथ्स लगेंगे तो उस मंथ के अंदर जो मैं बिल्डिंग यूज़ कर रहा हूँ उसके कितने एक्सपेंसेस आएंगे, और ये सब चीज़ें निकाल के आपको एक बेसिक कॉस्ट मिल जाती है। खैर, ये तो मैंने आपको एक एब्स्ट्रैक्ट लेवल का बताया है, एक एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट आपका बनाया है कोकोमो मॉडल की कॉस्ट एस्टिमेशन का। अब नेक्स्ट चलते हैं, की पैरामीटर्स क्या होते हैं। इस कोकोमो मॉडल के की पैरामीटर्स होते हैं एफर्ट और शेड्यूल। एफर्ट क्या होता है, मीन्स हाउ मच अमाउंट ऑफ लेबर इज़ रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ टास्क, मतलब ये कि आपके लोग कितने चाहिए, और इसके लिए यूनिट क्या रिक्वायर्ड होती है, पर्सन पर मंथ, ठीक है। इसको हम आगे जाके देखेंगे। उसके बाद दूसरी क्या चीज़ होती है, शेड्यूल, मीन्स अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ जॉब। जैसे कि मैंने भी आपको दूसरे पहले बता दी कि एक प्रोग्राम है तो उस को बनाने के लिए बंदे कितने चाहिए, लोग कितने चाहिए आपको, और वो टाइम कितना लेंगे उसको बनाने में। ये 2 की पैरामीटर्स होते हैं, इनकी बेस पे आपकी कॉस्ट एस्टिमेशन करके वो देता है। चलें आगे चलते हैं। ओके, कोकोमो 1 या कोकोमो 2। जब भी हम कोकोमो की बात करते हैं तो हम इस स्टेज पे आके रुक जाते हैं कि पहले कोकोमो की डेफिनेशन पढ़ी। क्या डेफिनेशन है जी, ये कोकोमो मॉडल एक मॉडल होता है जो कि हमें कॉस्ट एस्टिमेशन के अंदर हेल्प करता है। और आगे जो है ये 2 हैं, कोकोमो 1 भी है, कोकोमो 2 भी है। हम डेफिनेशन कोकोमो की पढ़ के कोकोमो 1 और कोकोमो 2 के चक्कर में पड़ जाते हैं। हम कोकोमो की थीम को कभी समझने की कोशिश ही नहीं करते। तो आज हम ऐसा नहीं करेंगे। आज हम थोड़ा सा ट्रेडिशनल तरीके से हट के कोकोमो को पढ़ेंगे, इस तरीके से जो याद भी रहे, कभी भूले भी नहीं, और हमें दोबारा कभी इस कोकोमो को गूगल करने की ज़रूरत भी ना पड़े। तो फ़िलहाल अगर आपके माइंड में ये बात है कि मैं आपको कोकोमो 1 पढ़ाने वाला हूँ या फिर मैं आपको कोकोमो 2 पढ़ाने वाला हूँ, तो आप इस बात को माइंड से निकाल दें। मैं आपको ना कोकोमो 1 पढ़ाऊँगा ना कोकोमो 2 पढ़ाऊँगा, मैं आपको कोकोमो पढ़ाऊँगा। जब आपको ये क्लियर हो जाएगा, आप कोकोमो की एक्चुअल फंक्शनैलिटी को समझ जाएंगे, और जब आपको इसके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो उसके बाद आप जाके गूगल पे लिख लेना व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कोकोमो 1 एंड कोकोमो 2। इमेजेस पे जाके क्लिक करना, बेशुमार ऐसे टेबल सामने आ जाएंगे आपके जो आपको इन दोनों का डिफरेंस बता देंगे। लेकिन वो डिफरेंस तभी समझ आएगा जब आपने कोकोमो की फंक्शनैलिटी को समझा हुआ होगा। हम आज तक यही मिस्टेक करते आते हैं कि कोकोमो ओपन करते हैं और कोकोमो की डेफिनेशन पढ़ के 1 और 2 के चक्कर में पड़ जाते हैं कि 1 क्या है 2 क्या है। 1 और 2 को तो तभी आप समझ पाओगे सही तरीके से जब आपको कोकोमो खुद समझ में आएगा। तो आज हम कोकोमो को समझेंगे। तो चलते हैं। इसके अंदर कोकोमो मॉडल का जो क्रिएटर था उसने कहा था कि जो प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी आप एस्टिमेशन करते हो, जिनके आप कॉस्ट एस्टिमेशन करते हो, उनके बेसिकली 3 लेवल्स हैं प्रोजेक्ट्स के। एक है ऑर्गेनिक, दूसरा है सेमी डिटैच्ड और तीसरा है एम्बेडेड। अब इन लेवल पे क्या होता है, जो ऑर्गेनिक कैटेगरी में उसने कौन से प्रोजेक्ट रखे हैं, ऐसे प्रोजेक्ट जिनके अंदर स्मॉल टीम होती है और अंडरस्टूड थिंग्स होती हैं। अंडरस्टूड थिंग्स से मतलब क्या है, अंडरस्टूड थिंग्स से मतलब ये है कि एक प्रोजेक्ट आपके पास जो क्लाइंट बनवाने के लिए आया है वो आप कोई पहली दफ़ा नहीं बनाने जा रहे हो, आप इससे पहले भी बना चुके हो, तो चीज़ें जो हैं ऑलरेडी अंडरस्टूड हैं आपके लिए। ओके, उसके बाद आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस, वो भी यही चीज़ आ जाती है कि आपको ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम करने का प्रीवियस एक्सपीरियंस है, आपके पास नॉलेज है। सेमी डिटैच क्या होता है, इसमें टीम ऑर्गेनिक लेवल से थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, चीज़ें थोड़ी सी ऐसी होती हैं कि उसमें आपको कुछ चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। मतलब पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर ऐसा नहीं होता जो आप फर्स्ट टाइम बनाने जा रहे हो, उसके कुछ मॉड्यूल्स आपको पहले से आते होते हैं बनाना, और कुछ के लिए थोड़ी सी नॉलेज आपको आगे पीछे से लेनी पड़ती है। एम्बेडेड सिस्टम कौन से होते हैं, ये वो सिस्टम होते हैं जो कि इंतहाई कॉम्प्लेक्स होते हैं और आपकी स्किल्स को चैलेंज करने वाले होते हैं। समटाइम आपको इसके लिए बहुत बड़ी बड़ी टीम्स चाहिए होती हैं और आपको इसके लिए समटाइम अपनी टीम को स्पेशली ट्रेन भी करना पड़ता है, क्योंकि ये सिस्टम वो सिस्टम होते हैं जो कि थोड़ा सा हट के होते हैं। ये जो 3 हमने कैटेगरीज बनाई हैं, ये क्या है, ये क्यों है, ये प्रोजेक्ट्स के 3 लेवल्स क्यों हैं, तो उसका जवाब ये है कि जिसने कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल बनाया है, कोकोमो मॉडल बनाया है, उसने प्रोजेक्ट्स की डिवीजन की है कि एक होंगे ऑर्गेनिक, एक होंगे सेमी डिटैच और एक होंगे एम्बेडेड। और उसने डिवीजन क्यों की है आगे जाके आपको पता चल जाएगा, इस पे फ़िलहाल जोर ना दें। फ़िलहाल बस ये याद रखें कि ऑर्गेनिक पे कौन से प्रोजेक्ट आते हैं, सेमी डिटैच पे कौन से आते हैं, एम्बेडेड पे कौन से आते हैं।
ओके, सो अब हम नेक्स्ट चलते हैं। कांस्टेंट वैल्यूज़, ऑर्गेनिक, सेमी डिटैच और एम्बेडेड, ये 3 आपको मैंने प्रोजेक्ट बताए थे। इसके अंदर इन्होंने ABCD 3 कांस्टेंट वैल्यूज़ दे दी हैं। जो डिवीजन की गई थी वो इसी वजह से की गई थी। मैंने आपको बताया था क्योंकि आपको आगे जाके पता चल जाएगा कि ये डिवीजन क्यों की गई है। तो वो डिवीजन इस वजह से की गई थी कि उन्होंने कांस्टेंट वैल्यूज़ कुछ असाइन करनी थी। अब ऑर्गेनिक, सेमी डिटैच और एम्बेडेड, अब ये इन्होंने 3 जो है कैटेगरीज बना दी। कुछ प्रोजेक्ट जो है ऑर्गेनिक की कैटेगरी में आएंगे, कुछ सेमी डिटैच की कैटेगरी में आएंगे और कुछ एम्बेडेड की कैटेगरी में आएंगे। अब जो ऑर्गेनिक की कैटेगरी में होंगे उसकी A की वैल्यू ये होगी, B की भी सामने है, C की भी है और D की भी है। अब जो प्रोजेक्ट सेमी डिटैच की कैटेगरी में जा रहे हैं उसके अंदर आपकी A की वैल्यू ये है, B की है, C की है, D की है। ओके, इसी तरीके से एम्बेडेड का भी आ गया। अब इसके अंदर से एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ये वैल्यूज़ क्यों चाहिए हमें, ये कांस्टेंट वैल्यूज़ की क्या ज़रूरत पड़ गई। इसका आंसर आपको आगे जाके मिल जाएगा। इक्वेशंस देखें, जो कॉस्ट एस्टिमेशन होती है बेसिकली ये मैथमेटिकल चीज़ है थोड़ी सी, तो इसलिए इसमें इक्वेशंस इन्वॉल्व हैं। इक्वेशंस के लिए जो है कुछ बाकायदा इक्वेशंस दी गई हैं, कुछ फॉर्मुलेटेड किस्म की इक्वेशंस हैं और उन इक्वेशंस के अंदर कुछ कांस्टेंट को इस्तेमाल किया गया है आंसर सही से लेने के लिए, जैसे कि ABCD। ठीक है, उन कांस्टेंट की वैल्यूज़ इन्होंने हमें पहले से दी हुई हैं, जैसे कि प्री डिफाइंड वैल्यूज़ होती हैं ना, जैसे कि आपकी मैथ में पाई की वैल्यू होती है वो है। अब आप जब भी कहीं पर आपको उसकी ज़रूरत पड़ती है तो आप वही एग्जैक्टली वैल्यू यूज़ करते हो, आप अपनी मर्ज़ी से उसको मॉडिफाई नहीं करते। तो इसी तरीके से इसके अंदर इन्होंने क्या किया है कि आपको बता दिया है कि आप ऑर्गेनिक लेवल पे हो, सेमी डिटैच लेवल पे हो, एम्बेडेड लेवल पे हो। आप किस लेवल पे हो, आपने पहले अपने प्रोजेक्ट का लेवल देखना है। फिर उसके बाद जब आप एफर्ट अप्लाइड को मैयर करने के लिए जा रहे हो तो आप क्या करोगे कि आप उस लेवल की A की वैल्यू और B की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दोगे। और KLOC क्या है, किलो लाइन्स ऑफ कोड। अब ये कैसे काम कर रहा है, अब मैं आपको इस चीज़ का बताता हूँ। किलो लाइन्स, किलो मीन्स 1000। अगर आप इसके अंदर जो लाइन्स ऑफ कोड दोगे अपने सॉफ्टवेयर की वो थाउजेंड्स के हिसाब से दोगे। ठीक है, और पर्सन पर मंथ ये क्या है, ये यूनिट है। दिस इज़ यूनिट मीन्स 1 मंथ ऑफ एफर्ट बाय 1 पर्सन। आपके जो भी उस सॉफ्टवेयर पे काम करने वाले, प्रोजेक्ट पे काम करने वाले बहुत से लोग होंगे ना, तो पर्सन पर मंथ एक यूनिट होगा कि 1 मंथ ऑफ एफर्ट बाय 1 पर्सन कितनी है, इसको मैयर करने के लिए। और ये हमें किस चीज़ से पता चलेगा, एफर्ट अप्लाइड। अब देखें, 3 किस्म के लेवल होते हैं कॉस्ट एस्टिमेशन करने के। पहला होता है बेसिक, दूसरा होता है इंटरमीडिएट और तीसरा होता है जिसे कहते हैं आप हाई लेवल कह लो, ठीक है, वो होता है। अब इन तीनों लेवल के ऊपर हम कॉस्ट एस्टिमेशन करते हैं। अभी जो हम इक्वेशंस देख रहे हैं वो हम देख रहे हैं बेसिक इक्वेशंस ऑफ कोकोमो। इसके बाद हम इंटरमीडिएट पे जाएंगे, इसके बाद हम हाई लेवल पे जाएंगे। 3 चीज़ें आपके माइंड में आ गई। और हर लेवल पे मेजरिंग करने के लिए, कॉस्ट एस्टिमेशन निकालने के लिए आपको इक्वेशंस दी गई हैं। उन इक्वेशंस के अंदर कुछ वैल्यूज़ आपने पुट करनी है और कुछ कांस्टेंट इन्वॉल्व हैं। और जो कांस्टेंट इन्वॉल्व हैं उनकी वैल्यू आपको ऑलरेडी दी गई है, जैसे कि ABCD। ठीक है, हमने फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्ट था जो कि 1000 लाइंस का था, तो हमने क्या किया कि उसको देखा कि वो कौन सी कैटेगरी में आ रहा है। 2 से 3 बंदों की टीम थी, तो हमने उसको कह दिया कि जी ऑर्गेनिक में आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे कि अब जब हम उसके लिए एफर्ट अप्लाइड की कॉस्ट निकाल रहे हैं तो हम क्या करेंगे कि हम ऑर्गेनिक के अंदर से A की वैल्यू 2.4 उठाएंगे, B की वैल्यू 1.05 उठाएंगे, A और B में वो वैल्यूज़ रखेंगे और KLOC यानी कि जितनी भी लाइंस ऑफ कोड हैं वो हम यहाँ पर लिख कर तो इसका आंसर निकाल लेंगे। सिंपल सी बात है, तो हमें एफर्ट अप्लाइड मिल जाएगी। एक बात हो गई। अच्छा, अब दूसरी बात क्या होगी, अब दूसरी बात ये होगी कि लाइंस ऑफ कोड हमें कहाँ से मिलेंगे, वो क्या फार्मूला है निकालने का। तो सीधी सी बात है, आप एक मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हो तो उसके अंदर 2 किस्म के लाइंस ऑफ कोड इन्वॉल्व होंगे। लेट्स सपोज अगर आप C# लैंग्वेज के अंदर मैनेजमेंट कोड बना रहे हो तो एक लाइंस ऑफ कोड वो इन्वॉल्व होंगे जो कि आपने C# में लाइंस लिखी हैं कोड की, एक। और दूसरा ये कि अगर आपने बैक एंड पे डेटाबेस बनाया तो उसकी SQL की जो लाइंस लिखी हैं स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज की, वो तो 500 फॉर एग्जांपल C# की लाइंस हो गई, 500 जो है आपकी SQL की लाइन हो गई, तो टोटल लाइंस ऑफ कोड आपके 1000 हो जाएंगे। आप यहाँ पे 1000 लिखोगे, A की वैल्यू पुट करोगे, B की वैल्यू पुट करोगे, आपके पास एफर्ट अप्लाइड आ जाएगी। ठीक है, आपके पास एफर्ट अप्लाइड तो आ गई। अब आपने इसको करना क्या है, अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब आपने इसके अंदर क्या करना है, डेवलपमेंट टाइम।
क्योंकि हमने कहा था कि हमें दो चीज़ें पता लगती हैं, एक ये कि कितनी एफर्ट अप्लाई हुई और दूसरी बात ये कि कितने बंदे काम कर रहे थे और डेवलपमेंट टाइम क्या है। अब हमें यहाँ से डेवलपमेंट टाइम पता चलेगा। कैसे पता चलेगा? कि जो हमें पिछली इक्वेशन से एफर्ट अप्लाइड की आंसर मिलेगा वो हम यहाँ पे एफर्ट अप्लाइड पे पुट करेंगे। हमारा जो प्रोजेक्ट हमने अज्यूम किया हुआ है इस वक्त वो कोई 2 से 3 बंदों पे काम करने वाला, क्योंकि वो ऑर्गेनिक था, तो हम सी और डी की ऑर्गेनिक वैल्यू लेंगे। क्या है वो? सी की 2.5 है और डी की 0.38। वो हम यहाँ पे सी और डी में पुट करेंगे और हमारा आंसर निकल आएगा। जो आंसर निकलेगा उसका यूनिट क्या होगा? मंथ्स। वो हमें ये पता चलेगा कि हमारे इस प्रोजेक्ट पे काम करने में कितने मंथ्स लगेंगे। ठीक हो गया? अब यहाँ पर हमारे मंथ्स आ गए। ओके, अब हम यहाँ से नेक्स्ट चलते हैं। तो एवरेज स्टाफ साइज़, अब हमें ये बात भी तो पता करनी थी कि इसके ऊपर बंदे कितने काम कर रहे हैं। ठीक है, तो वो कैसे पता चलेगा? जो एफर्ट अप्लाइड का जो आंसर था उसको हम डिवाइड कर देंगे डेवलपमेंट टाइम पे, तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो पर्सनस होंगे। लेट्स सपोज 4 हमारा आंसर आता है, तो इसका मतलब ये कि हमारा जो एवरेज स्टाफ चाहिए इतने बड़े सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए वो 4 बंदों पर मुश्तमिल होना चाहिए। अब थोड़ा सा मैं इसको रिवर्स के अंदर दिखाता हूँ। देखें, हमें चाहिए क्या था? हमें एक्चुअली 2 चीज़ें चाहिए। फ़र्ज़ करें ये मेजर करने के लिए कि हमारे सॉफ्टवेयर की कॉस्ट कितनी होनी चाहिए। 2 चीज़ें क्या? कि सॉफ्टवेयर को बनाने में टाइम कितना लगेगा, दूसरी चीज़ क्या चाहिए कि इस पर बंदे कितने काम करेंगे। तो पहले हमें क्या चाहिए? सॉफ्टवेयर को बनाने में टाइम कितना लगेगा। वो हमें किधर से मिल रहा है? डेवलपमेंट टाइम की इक्वेशन से। लेकिन डेवलपमेंट टाइम की इक्वेशन की एक प्री रैक है, एक कंडीशन है, वो ये कि हमें एफर्ट अप्लाइड पता होनी चाहिए। ठीक है, एफर्ट अप्लाइड कहाँ से निकलती है? किलो लाइंस ऑफ कोड से। हम किलो लाइंस ऑफ कोड जब डालेंगे अपनी इस इक्वेशन के अंदर तो हमें एफर्ट अप्लाइड मिल जाएगी। जब हमें एफर्ट अप्लाइड मिल जाएगी तो वो हम डेवलपमेंट टाइम की इक्वेशन में डालेंगे, तो जो आंसर आएगा उससे हमें ये पता चल जाएगा कि सॉफ्टवेयर को बनाने में टाइम कितना लगेगा। जब हमें ये पता चल गया तो हम एफर्ट अप्लाइड और डेवलपमेंट टाइम को डिवाइड करेंगे, तो क्या होगा कि हमें ये पता चल जाएगा कि हमें साइज़ कितना चाहिए, किस चीज़ का साइज़, कितने पर्सनस का, कितने स्टाफ मेंबर्स का कितना साइज़ चाहिए। मतलब 4 मेंबर्स ऑफ स्टाफ होने चाहिए या 10 होने चाहिए, जितने भी होने चाहिए। तो ये बेसिक इक्वेशंस हैं कॉस्ट एस्टिमेशन की कोकोमो मॉडल को यूज़ करते हुए। स्टेप 1, पहले आप एफर्ट अप्लाइड चेक करो, उसको यूज़ करके आप डेवलपमेंट टाइम चेक करो, फिर उसको यूज़ करके आप एवरेज स्टाफ चेक कर लो, आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। जब आपको ये पता चल गया कि आपके टाइम कितना लगेगा, जब आपको ये पता चल गया कि आपका एवरेज स्टाफ कितना बड़ा होगा सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, तो आप इसके लिहाज से फिर अपनी कीमत निकाल लोगे। इस तरीके से बेसिकली कोकोमो मॉडल आपको हेल्प करता है कीमत निकालने में या कॉस्ट फाइंड आउट करने के अंदर। ठीक हो गया? ये बेसिक इक्वेशंस थी। बेसिक लेवल पे आप कोकोमो मॉडल को इस तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हो। बेसिक लेवल यहाँ पे ख़त्म हो गया, अब इंटरमीडिएट लेवल पे आ जाते हैं। जब आप इंटरमीडिएट लेवल पे आते हो तो उसके लिए कांस्टेंट वैल्यूज़ अलग है। उसी तरीके से ऑर्गेनिक की और सेमी डिटैच की और एम्बेडेड की, यहाँ पे सिर्फ ए और बी की हैं, बाकी 2 ख़त्म हो जाती हैं। अब हम यहाँ पे आगे जाके इसकी इक्वेशन देखते हैं। तो इंटरमीडिएट लेवल की क्या इक्वेशन है वो आपके सामने लिखी हुई है। E इज़ इक्वल टू ए के एल ओ सी रेज़ टू पावर बी मल्टीप्लाई बाई ई ए एफ। ठीक है, अब इसके अंदर जो पार्ट 1 है वो सेम एज बेसिक इक्वेशन, जैसे हम ऊपर वाली इक्वेशन सॉल्व करके आए उसी तरीके से होगा। फिर उसका जो आंसर आएगा उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे ई ए एफ से। तो ई ए एफ क्या है? ई एफ इज़ एफर्ट एडजस्टमेंट फैक्टर। ठीक है, वी गेट दीज फ्रॉम कॉस्ट ड्राइवर फैक्टर्स गिवन इन टेबल ऑन द स्लाइड्स। चले हम देख लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। एफर्ट एडजस्टमेंट फैक्टर क्या होता है? ठीक है ना, ये हमें कहाँ से मिलता है? एफर्ट एडजस्टमेंट फैक्टर की वैल्यू हमें मिलती है कॉस्ट ड्राइवर फैक्टर से। अब हमें कॉस्ट ड्राइवर फैक्टर की वैल्यू कहाँ से मिलती है? कॉस्ट ड्राइवर फैक्टर की वैल्यूज़ आपको ऑलरेडी गिवन होती हैं एक टेबल में। ये देखें, वो टेबल मैंने साथ रख दिया है। अब हर चीज़ की तकरीबन 15 to 17 वैल्यूज़ होती हैं और ये आपको दी हुई हैं। वेरी लो से लेकर एक्स्ट्रा हाई तक इनका एक मेजरिंग होती है। ठीक है ना, रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी उसकी वेरी लो है तो 0.75 रखेंगे हम ई एफ के अंदर, और अगर लो है तो 0.88 रखेंगे, नॉमिनल है तो 1, सो ऑन, इस तरीके से। अब मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। अब आप एक टूल बना रहे हो, कौन सा टूल बना रहे हो? एक सॉफ्टवेयर है जिसका काम ये है कि किसी भी एयरपोर्ट पे उतरने वाली फ़्लाइट्स को वो मेजर करता है। ओके, अब वो काम क्या करेगा कि वो किसी भी एयरपोर्ट पे उतरने वाली फ़्लाइट्स को मेजर करेगा और उनको उनकी प्रॉपर लैंडिंग करवाएगा, मतलब उसकी जितनी भी है ना मैनेजमेंट करेगा, वो ये करेगा। तो इस ऐसे मामले के अंदर जब आप इस सॉफ्टवेयर की कॉस्ट मेजर कर रहे हो तो क्या आप बेसिक कोकोमो मॉडल की इक्वेशन यूज़ करोगे? नहीं, कभी नहीं करोगे। ये एक बहुत ही हाई प्रोफाइल सॉफ्टवेयर है जो कि एयरपोर्ट पे काम कर रहा है और उतरने वाली फ़्लाइट्स को मैनेज कर रहा है, उनकी मेजरिंग कर रहा है। तो ऐसे मामले के अंदर आप कभी भी बेसिक इक्वेशन यूज़ नहीं करोगे। जब आप बेसिक इक्वेशन नहीं यूज़ करोगे तो आप कहाँ पे आ जाओगे? आप इंटरमीडिएट लेवल ऑफ इक्वेशन पे आ जाओगे।
अब आपके माइंड में फ़ौरन क्वेश्चन आया होगा कि बेसिक नहीं यूज़ कर रहे तो इंटरमीडिएट क्यों कर रहे हैं, हाई क्यों नहीं कर रहे, उसका जवाब भी मैं आपको दूंगा। तो फिलहाल आप इसको यहाँ पर देखें कि क्या हम ऐसे हाई प्रोफाइल सॉफ्टवेयर जो कि जहाज़ों की लैंडिंग को मैनेज कर रहे हैं उसके लिए हम इंटरमीडिएट लेवल की इक्वेशंस यूज़ करेंगे, बेसिक इक्वेशन यूज़ नहीं करेंगे। जब हम इंटरमीडिएट लेवल की इक्वेशंस को यूज़ करेंगे तो क्या होगा कि फर्स्ट वाला पार्ट जो है इक्वेशन का वो तो उसी तरीके से सॉल्व होगा जैसे बेसिक में हो रहा था। नई चीज़ क्या आई है, EAF। अब इस EAF की हमें वैल्यूज़ देनी पड़ेंगी। जैसे कि हम लैंडिंग मैनेजमेंट सिस्टम का मॉड्यूल सॉल्व कर रहे हैं तो EAF के अंदर हम इसकी रिलायबिलिटी क्या रखेंगे। डेफिनेटली अगर सॉफ्टवेयर इतना सेंसिटिव, इतना हाई प्रोफाइल है तो रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी क्या होगी, वेरी हाई होगी। तो वेरी हाई मीन 1.40, तो हम इस ऐसी कंडीशन में इसको सॉल्व करते हुए EAF की वैल्यू क्या रख देंगे, 1.40, और उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये होता है EAF, एफर्ट एडजस्टमेंट फैक्टर, और हमें वो कहाँ से मिलता है, ड्राइवर फैक्टर से। ड्राइवर फैक्टर कहाँ से मिलता है, उसके टेबल्स गिवन होते हैं। ये ऐसा नहीं है कि मैंने टेबल खुद बना दिया। अब इंटरनेट पे भी जाके कोकोमो मॉडल EAF टेबल्स सर्च करेंगे तो आपको बेशुमार जगह पे मिल जाएगा, ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, विकीपीडिया पे भी मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अब आगे डिटेल लेवल ऑफ इक्वेशन, ठीक है। अब वो लिखिए इक्वेशन कहाँ है, अब आपको बताता हूँ। इट इनकॉर्पोरेट ऑल द इंटरमीडिएट लेवल ऑफ इक्वेशंस। इसकी अपनी कोई इक्वेशन नहीं होती डिटेल लेवल की, ये सिर्फ इंटरमीडिएट लेवल ऑफ की जो इक्वेशन थी उन्हीं को यूज़ करता है। लेकिन फिर ये डिटेल कैसे हुआ, ये ऐसे डिटेल हुआ कि ऊपर वाले जो दो मेथड थे बेसिक और इंटरमीडिएट, ये एक ओवरऑल सॉफ्टवेयर को चेक कर रहे थे, उसकी जो है कॉस्ट की एस्टिमेशन कर रहे थे। डिटेल वाला हर सॉफ्टवेयर के एक एक मॉड्यूल के ऊपर जो है इंटरमीडिएट लेवल की इक्वेशन को जो है इम्प्लीमेंट करता है। आप बात समझे। तो इसलिए जो जहाज़ वाला मॉड्यूल था उसके अंदर भी मैंने वही इक्वेशन यूज़ की थी, क्योंकि वो इंटरमीडिएट वाली ही डिटेल की इक्वेशन है। आप डिटेल के अंदर भी आप उसको रख सकते हो और इंटरमीडिएट पे भी रख सकते हो, क्योंकि इक्वेशन कॉमन है। तो ये छोटी सी बात थी। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। कोकोमो टूल, ये क्या चीज़ है, ये एक कैलिको फॉर सिस्टम स्टार के थ्रू एक टूल है। ये एक ऐसा टूल है कि इसको आप, जैसे ज़रूरी नहीं है कि आप बैठ के कॉस्ट एस्टिमेशन के लिए एक इक्वेशंस बॉल पॉइंट से अपने पेपर पे लिख के और लाइंस ऑफ कोड को प्लस कर करके कैलकुलेटर से कॉस्ट का हिसाब लगाते रहो। ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आजकल आपके पास हर चीज़ के टूल मौजूद हैं। कैलिको फॉर सिस्टम स्टार ये एक टूल है, नेट पे इजीली अवेलेबल है। आप गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा। आप इसके थ्रू अपने सॉफ्टवेयर की हर चीज़ इसके अंदर सेट करके कि कितने लाइंस ऑफ कोड हैं, दूसरी तीसरी जितनी भी चीज़ें सेट करके, तो आप इसके अंदर से अपनी कॉस्ट एस्टिमेशन कर सकते हैं। ये इवन आपको रुपीज़ में फाइनल कॉस्ट भी बताएगा। वो आपको कॉस्ट कैसे बताएगा, वो ऐसे बताएगा कि आपको इसके अंदर यूनिट्स देने पड़ेंगे कि आप पर मंथ एक प्रोग्रामर को कितने पैसे देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक प्रोग्रामर को 10,000 देते हैं पर मंथ, और काम ऐसा है कि किसी एक ही प्रोग्रामर ने करना है लेकिन 2 मंथ तक चलेगा, तो इट्स मीन कि आपको वो कॉस्ट बता देगा आपकी कि आपके जो है 20,000 कॉस्ट आ रही है इस चीज़ की। और बाकी चीज़ें जितने फैक्टर्स आप इन्वॉल्व करते जाएंगे, उनकी प्राइस इन्वॉल्व करते जाएंगे, तो एट द एंड ये आपको वो चीज़ भी देगा। तो ये टूल है आपके पास मौजूद है। आप इसको गूगल करें, नेट से डाउनलोड करें, इसका डेमो वर्जन डाउनलोड कर लें फॉर लर्निंग पर्पज़ को, ऐसा बड़ा मसला नहीं है। और उसके बाद आप इसके ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं यूट्यूब पे, बेशुमार मौजूद होंगे, और उसकी हेल्प से आप इसको सीखें और इसको इस्तेमाल करके आप कोकोमो मॉडल की कॉस्ट एस्टिमेशन कर सकते हैं। सो नेक्स्ट चलते हैं। ये एक छोटा सा प्रोग्राम है C++ के अंदर लिखा हुआ, तो मैंने कहा चलें इसको रन करके आपको छोटा सा प्रैक्टिकली सब कुछ करके दिखा देता हूँ जो कि पीछे हमने पढ़ा है। इस प्रोग्राम में कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, जस्ट जो ऊपर बातें मैंने की हैं, जो इक्वेशन मैंने लिखी हैं, उसको C++ में इम्प्लीमेंट किया हुआ है। तो देखते हैं, ये प्रोग्राम मैंने रन किया, आई थिंक सो कि आपको नज़र आ रहा होगा। अब वो कह रहा है कि इंटर द साइज ऑफ प्रोजेक्ट इन KLOC। KLOC क्या है, किलो लाइंस ऑफ कोड, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ 52। अब आप परेशान हो रहे होंगे कि 52 लाइंस ऑफ कोड, ऐसा नहीं है। 52 मीन्स 52,000 लाइंस ऑफ कोड है। यहाँ पर मैं 1000 नहीं लिखूंगा, क्योंकि अगर 1000 लिखूंगा तो 52,000 से बहुत बड़ा हो जाएगा, वो लाखों करोड़ों में वैल्यू चली जाएगी। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था KLOC होता है, ये LOC नहीं होता, लाइंस ऑफ कोड नहीं है, KLOC है। K का मतलब है किलो, किलो का मतलब है 1000, मतलब अगर मैं यहाँ पे 52 लिख रहा हूँ तो ये इसको 52,000 कंसीडर करेगा। ओके, मैंने 52 लिख दिया। अब मैंने प्रेस किया इंटर। जैसे ही मैंने इसको प्रेस किया इंटर, तो इसने मुझे बता दिया कि आप सॉफ्टवेयर का, अगर आप एक 52,000 लाइंस ऑफ कोड का एक सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं तो वो सेमी डिटैच कैटेगरी में जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, जो इसमें एफर्ट आएगी परसेंट पर मंथ, वो 250 आएगी। पॉइंट के बाद कुछ चलो छोड़े, इग्नोर कर देते हैं, 250 आएगी। 250% पर मंथ, मतलब एक आदमी को एक मंथ के अंदर 250 घंटे काम करना पड़ेगा। ओके हो गया। उसके बाद डेवलपमेंट टाइम 17 मंथ लगेंगे अगर एक आदमी जो है
कितना काम करे 250 घंटे एक दिन में, और उसके बाद सॉरी एक मंथ में, और उसके बाद आपके डेवलपमेंट टाइम कितना 17 मंथ्स लगेंगे इस हिसाब से, एफर्ट के हिसाब से, और एवरेज स्टाफ आपको इसमें कम से कम 15 लोग चाहिए। तो एक छोटा सा प्रोग्राम था, ये मैंने खुद नहीं बनाया, ये मुझे नेट पे मिला था और मुझे एक अच्छी चीज़ लगी, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ इसको शेयर कर दूँ, आपको दिखा दूँ। खैर ये चीज़ आपने देख ली है, आपको आई होप कि ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ज़रूर था, लेकिन ऐसा नहीं था कि समझ ही ना आ सके। तो ये चीज़ें आई होप सो कि आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे पूछ सकते हैं, और अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को कमेंट सेक्शन में अप्रिशिएट लाजमी किया करें, ताकि आपकी अप्रिसिएशन से हमें मोटिवेशन मिलती है और ज़्यादा वीडियोस बनाने के लिए। तो आई थिंक सो कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। थैंक यू फॉर वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।